हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी स्टडी में। अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस पे हम आज प्रश्नों पर कुछ 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे और ये प्रश्न संबंधित है मौर्योत्तर काल से। तो मौर्योत्तर काल से संबंधित आज कुछ 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। और अगर आपको इनका डिस्क्रिप्टिव मतलब विस्तार पूर्वक जो मैंने पढ़ाया है तो वो भी उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ से आप इन तथ्यों को जो भी इनसे मौर्योत्तर काल से संबंधित हैं या जो भी प्राचीन भारत का इतिहास है वहाँ आप विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? हमारा पहला प्रश्न कहता है कि किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? ये हमारा आज का पहला प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्ट्रैटो द्वितीय। स्ट्रैटो द्वितीय ने ये पहला हिंद और यवन शासक था जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे। और अगर हम इसका समय काल माने तो 25 ईसा पूर्व से लगभग 10 ईस्वी तक, 25 ईसा पूर्व से लगभग 10 ईस्वी तक इसने शासन किया था। तो ये इसका शासनकाल का समय था और इसी ने सबसे पहले शीशे के सिक्के जारी किए थे। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है? नेक्स्ट, कौन सा शासक समकालीन नहीं है? कुछ लोगों के यहाँ पर नाम दे रखे हैं और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन समकालीन नहीं है, मतलब किसने एक साथ शासन नहीं किया या लगभग जिनका शासन एक साथ चलता था। तो अगर हम बात करें बिंबिसार की तो ये मगध का राजा था। गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, बौद्ध धर्म के संस्थापक। मिलिंद की बात करें तो ये एक इंडो ग्रीक राजा था। और अगर हम प्रसेनजित की बात करें तो ये कौशल के राजा थे। जो महाजनपद एक कौशल था ये वहाँ के राजा थे। तो बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित ये तीनों समकालीन थे, परंतु मिलिंद ये बाद में आया और ये इंडो ग्रीक राजा था। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में देखने को मिलता है? काव्य शैली पर ध्यान दीजिएगा। इसका जो प्राचीनतम नमूना है हमें किस अभिलेख में देखने को मिलता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है काठियावाड़ के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। और ये जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसमें हमें काव्य शैली का पहली बार देखने का काव्य शैली पहली बार इस जूनागढ़ अभिलेख में देखी गई थी और सबसे प्राचीनतम नमूना है ये काव्य शैली का। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया? बिना बेगार अर्थात कर लिए बिना किसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था? तो इसका सही उत्तर है रुद्रदामन प्रथम ने। ये वही रुद्रदामन जिनका जूनागढ़ अभिलेख है, इन्होंने ही बिना बेगार लिए सुदर्शन झील का निर्माण पूर्ण जीर्णोद्धार कराया था, क्योंकि वो किसी कारणवश तूफान इन सब से खराब हो गई थी। इसी कारण इसका पुनरुद्धार या जीर्णोद्धार किसने कराया था? रुद्रदामन प्रथम ने कराया था। और अगर हम बात करें ये किसके द्वारा बनवाई गई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर ये बनवाई गई थी, उनके एक प्रांतपति के द्वारा जिनका नाम पुष्यगुप्त था। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है कि उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया? उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया? तो जो इसका सही उत्तर है वो है कुषाणों ने। जी हाँ, कुषाणों ने। इसका क्या रहता है कि अगर हम बात करें कि सबसे पहले सोने के सिक्कों को किसने चलाया, तो वो तो इंडो ग्रीक थे। लेकिन अगर हम बात करें कि नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए, तो वो कौन थे? वो कुषाण थे। और इसके साथ साथ इन्होंने भारी मात्रा में तांबे के सिक्के भी चलवाए थे। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे?
इन प्रश्नों पर आपको बहुत संदेह रहता है कि पहली बार सोने के सिक्के किसने चलाए, फिर उसके बाद नियमित रूप से। तो जब तक आप शब्दों पर ध्यान नहीं देंगे तब तक इन प्रश्नों का उत्तर देना आपके लिए कठिन रहेगा। तो शब्दों पर पहले ध्यान दीजिए। अगर पूछा जाए कि पहली बार किसने चलवाए, तो पहली बार में तो फिर इंडो ग्रीक जो हिंद यवन राजा थे उनका नाम आएगा। और अगर पूछा जाए नियमित रूप से किसने चलवाए, तो नाम आता है कुषाण वंश के शासकों का। कुषाण वंश के शासकों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए थे। इसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ कि बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन मिलता है। वो कौन सा राजा है जिसके सिक्कों पर बुद्ध की प्रतिमा का अंकन मिलता है, तो वो था कनिष्क। ये कुषाण वंश का शासक था जिसके सिक्कों पर हमें बुद्ध की प्रतिमा का अंकन देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है कि किस शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे, तो इसका जो सही उत्तर है वो है विम कड़फिसस। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे यहाँ पे कि विम कड़फिसस कैसे, अभी तो हिंद यवन था। तो यहाँ पर जो पूछ रहे हैं वो कुषाण वंश के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि कुषाण वंश में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो वो था विम कड़फिसस। और अगर पूछा जाए यहाँ पर अगर विम कड़फिसस ऑप्शन ना होकर हिंद यवन होता तो हम हिंद यवन लगाते, क्योंकि सबसे पहले सोने के सिक्के उन्हीं ने चलाए थे। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 9, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था। ये जो कुषाण वंश का राजा था कनिष्क, इसका राज्याभिषेक कब हुआ था। तो सभी इतिहासकारों ने सम्मिलित रूप से 78 AD 78 ईस्वी को कनिष्क के राज्याभिषेक का समय माना है, क्योंकि इनके राज्याभिषेक के समय पर बहुत ही संदेह था। तो लंदन में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। उसमें सम्मेलन में सभी इतिहासकारों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि यही इनकी जो राज्याभिषेक की तिथि यही मानी जाएगी 78 ईस्वी। और इसका ही है कि शायद इसी के समय पर 78 ईस्वी पर ही इन्होंने शक संवत चलाया था, तो ऐसा माना जाता है। शक संवत का प्रारंभ कब किया गया। अभी मैंने जैसा आपको बताया कि शक संवत का प्रारंभ कब हुआ, तो इसका प्रारंभ 78 ईस्वी में माना जाता है। राज्याभिषेक के समय ही कहते हैं इतिहासकार कि कनिष्क ने ये शक संवत चलाया होगा, इसीलिए 78 ईस्वी को इनके राज्याभिषेक का समय भी माना जाता है। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि विक्रम व शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है। आपने अगर विक्रम और शक संवत के बारे में नहीं पढ़ा है तो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपसे इनके मध्य में वर्षों का अंतर भी पूछा जाता है। तो इनके मध्य में लगभग 135 वर्षों का अंतर देखा जाता है। 135 वर्षों का अंतर इनके मध्य देखा जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें विक्रम संवत की तो वो प्रारंभ होता है 57 ईस्वी पूर्व से, और अगर हम बात करते हैं शक संवत की तो लगभग 78 ईस्वी से 78 ईस्वी से ये प्रारंभ माना जाता है। तो इनके बीच में जो अंतर है वो 135 वर्षों का अंतर है। प्रश्न संख्या 12 कहता है कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ। हमारा अगला प्रश्न है कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ। जो इसका सही उत्तर है वो है 57 ईस्वी पूर्व में। 57 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ। अब देखिए, जैसे आप 2020 के सेंस से ले लीजिए, तो जब हम 2020 में 57 वर्षों को और प्लस कर देंगे, जोड़ेंगे 57 वर्षों को, तो जो तिथि हमें प्राप्त होगी वो क्या होगा, वो विक्रम संवत बन जाएगा। और उसी 2020 में से जब हम 78 ईस्वी को 78 मतलब वर्षों को घटा देंगे, क्या करना है, घटाना है इसमें से, तब जो हमें तिथि प्राप्त होगी वो क्या होगी, वो शक संवत की हो जाएगी। तो यही अंतर है, इसे याद रखिएगा। विक्रम संवत में हमें जोड़ना है और शक संवत में हमें घटाना है। इस तरह से भी पूछते हैं कि 2020 में अगर अगर हमें विक्रम संवत निकालना हो तो हमें कितने वर्षों को जोड़ना होगा या घटाना होगा, तो इन चीजों को याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 12 की तरफ चलते हैं कि अश्वघोष किसका समकालीन था। अश्वघोष किसका समकालीन था, तो इसका सही उत्तर है कनिष्क का समकालीन।
ये अश्वघोष वही हैं जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना की और ये कनिष्क के समकालीन थे और इन्हीं के दरबारी भी थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन इनमें से कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? कौन इनमें से कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? तो अगर हम बात करें अश्वघोष की, जी हाँ, बिल्कुल इन्हीं के दरबार में थे। नागार्जुन भी इन्हीं के दरबार में थे। चरक संहिता के लेखक चरक भी इन्हीं के दरबार में थे। परंतु बात करें पतंजलि की, तो ये इनके दरबार में नहीं थे, क्योंकि ये किसके दरबार में थे? ये समकालीन थे पुष्यमित्र शुंग के। पुष्यमित्र शुंग के पतंजलि, जिन्होंने अष्टाध्यायी की, जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी, उस पर पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है, टीका लिखा है। और ये वही पतंजलि हैं जिन्होंने पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। प्रश्न संख्या 15 की तरफ चलते हैं कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तो आपको इन जो राजाओं का या इन जो वंशों का क्रम है वो बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि इनका क्रम पूछा जाता है। तो शुंग वंश के बाद जिनका शासनकाल प्रारंभ हुआ वो थे कण्व। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या वासुदेव ने की थी। किसने की थी? वासुदेव ने की थी। और वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की नींव डाली थी। प्रश्न संख्या 16 कहता है कि निम्न में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? वो कौन सा शासक था जिसने वर्ण व्यवस्था की रक्षा की? अब वर्ण व्यवस्था समाप्त हो रही थी और उसमें जातियों का मिश्रण होता जा रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में गौतमी पुत्र शातकर्णी ने वही 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से सुरक्षित रखा और उसे पुनः लेकर आया। तो गौतमी पुत्र शातकर्णी वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17 कहता है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली, क्योंकि मौर्यों का साम्राज्य बहुत बड़ा था, दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। परंतु उसके बाद जब मौर्य वंश समाप्त हो गया, उसके बाद सातवाहन वंश जिनकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान थी, ये बहुत ही प्रभावशाली शासक बनकर उभरे। सिमुक इस वंश का संस्थापक था। सिमुक जो था वो सातवाहन वंश का संस्थापक था और ये दक्षिण भारत में एक प्रभावशाली शासक बनकर उभरे थे। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? वो कौन सा चीनी जनरल था जिसने कनिष्क को हराया था? इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब आप विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो मैंने आपको एक एक तथ्य विस्तार पूर्वक पढ़ाया है। आप उन वीडियोस को जरूर देखिए, नोट्स बनाइए और रिवीजन करते रहिए। तो जो वो चीनी जनरल था, इसका नाम था पान चाओ। वो चीनी जनरल था जिसने किसको हराया था? जिसने कनिष्क को हराया था। और यहाँ पर एक प्रसंग हुआ था कि कनिष्क ने जब देखा कि इनकी सेना हमला करने के लिए आ रही है, तो कनिष्क ने चीन की राजकुमारी के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा, जिस बात से ये लोग और ज्यादा खिन्न हो गए। और फिर तो युद्ध तय था और फिर उन्होंने कनिष्क के जो दूत को भेजा था, कनिष्क ने उन्हें बंदी बना लिया। और फिर उसके बाद घमासान युद्ध हुआ और कनिष्क उस युद्ध में हार गया। प्रश्न संख्या 19 कहता है कि किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? भारत के बाहर तक फैली हुई थी। जो भारतीय सीमा, वर्तमान भारतीय सीमा देखी जाती है, उसके बाहर तक। तो वो वंश था कुषाण वंश। कुषाण वंश की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी। अगर हम पश्चिम की बात करें तो ये अफगानिस्तान तक फैले हुए थे। भाई, हम पश्चिम की बात करें तो ये अफगानिस्तान का क्षेत्र इनके पास था। उत्तर की बात करें तो चीन के कुछ क्षेत्रों पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में इनका साम्राज्य फैला हुआ था विंध्य तक। वहीं पूर्व में बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक इनका क्षेत्र फैला हुआ था। तो बाहर अफगानिस्तान बाहर का क्षेत्र हो गया और चीन भी बाहरी क्षेत्र हो गया। तो बाहर तक सीमाएं कुषाण वंश की फैली हुई थी। प्रश्न संख्या 20 कहती है कि गांधार कला शैली किस समय में फली और फूली? गांधार कला शैली का विकास कब और किसके समय काल में हुआ?
तो ये कला शैली को बहुत ही विस्तार पूर्वक मैंने पढ़ाया है। तो इनका विकास हुआ कुषाणों के समय में, कनिष्क के शासनकाल में इस गंधार कला शैली को बहुत ही ज़्यादा विकास करने का अवसर मिला। और ये गंधार कला शैली, इसके साथ साथ मथुरा कला शैली का भी विकास हुआ था। तो गंधार कला शैली का विकास किसके समय में हुआ? तो कुषाण के समय में हुआ था। प्रश्न संख्या 21, जो कला शैली भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण, तो वो है गांधार कला शैली। गांधार कला शैली, इसे इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे ग्रीको रोमन, इंडो ग्रीक या यूनानी बौद्ध शैली भी कहा जाता है। और ये भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण है गांधार कला शैली। प्रश्न संख्या 22 कहता है कि किस कला शैली में शिष्ट चट्टान का प्रयोग हुआ है? किस कला शैली में शिष्ट चट्टान का प्रयोग हुआ है? इसका सही उत्तर है गांधार कला शैली। गांधार कला शैली में शिष्ट चट्टान का प्रयोग किया गया है। इस कला शैली की विशेषताएं हैं कि इसमें आभा मंडल बिल्कुल सादा होता था। मूर्ति के पीछे स्थित इस प्रकार का आभा मंडल, जो जैसे ये मूर्ति है, इसके पीछे ये एक आभा मंडल होता था जो बिल्कुल सादा होता था, जिस पर कोई डिजाइन नहीं होती थी। इसके साथ साथ मूर्तियों में जो अंग थे उनको ऐसा बनाया जाता था कि वो बिल्कुल असली दिखाई देते थे, कि मांसपेशियों तक का बिल्कुल साक्षात वर्णन किया जाता था, ऐसा चित्रण किया जाता था। तो इस प्रकार की शैली कौन सी थी? गांधार कला शैली थी। चलते हैं प्रश्न संख्या 23 पर, कि प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्न में से सही कालक्रम क्या है? प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में सही कालक्रम पूछा जा रहा है आपसे, कि सबसे पहले भारत में किसने आक्रमण किया विदेश से, उसके बाद कौन आया और उसके बाद कौन? तो इसका जो सही उत्तर है वो है यूनानी, शक और कुषाण। यूनानी, शक और कुषाण। तो भारत में अगर हम विदेशी आक्रमणों का क्रम देखें तो सबसे पहले यूनानियों ने आक्रमण किया। और यूनानी भी कौन? सिकंदर 326 ईसा पूर्व। और उसके बाद कौन आया? उसके बाद शक या सीथियन आए, और उसके बाद आए कुषाण। शक या सीथियन आए थे प्रथम शताब्दी में, और कुषाण प्रथम शताब्दी वो भी ईसा पूर्व की। और अगर कुषाणों की बात करें तो ये आए थे पहली शताब्दी ईस्वी में। तो ये अंतर है और यही इनका क्रम है, यूनानी, शक और कुषाण। इसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 24 पर। प्रश्न संख्या 24 कहता है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ हिस्सों को जीता था, तो इसका सही उत्तर है डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम वो पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ हिस्सों को विजित किया था, और हेरोडोटस ने इसके बारे में वर्णन भी किया है। पंजाब तक का क्षेत्र इसने विजित किया था, ऐसा हमें शिलालेखों के माध्यम से पता चलता है। प्रश्न संख्या 25 प्रश्न संख्या कहता है कि आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में वर्णित है? आंध्र सातवाहनों की सूची जो सबसे लंबी है वो मत्स्य पुराण में वर्णित है। वैसे तो पुराणों में कुल 30 सातवाहन राजाओं का वर्णन किया गया है, परंतु अलग अलग पुराणों में, सभी पुराणों में मिलाकर 30 राजाओं का, परंतु एक मत्स्य पुराण है जिसमें कुल 19 राजाओं का, केवल इस मत्स्य पुराण में अकेले 19 राजाओं का वर्णन किया गया है, वो भी सातवाहन वंश से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 26, सातवाहनों की राजधानी क्या थी? सातवाहनों की यहाँ आपसे राजधानी पूछ रहे हैं, तो इनकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान थी। प्रतिष्ठान या पैठान इनकी राजधानी थी, और इस बात की पुष्टि हुई थी नागनिका के नानाघाट अभिलेख से। नागनिका के, रानी नागनिका के नानाघाट अभिलेख से हमें इस बात की पुष्टि हुई थी। प्रश्न संख्या 27 कहता है कि सातवाहनों की राजधानी की अवस्थिति क्या थी, मतलब कहाँ पर ये स्थित थी, इसका क्षेत्र क्या था? तो वर्तमान अमरावती का जो क्षेत्र था वही इनकी राजधानी माना जाता है। अमरावती इनकी बताया जाता है कि ये इनकी आरंभिक राजधानी भी बताई जाती है। तो सातवाहनों की राजधानी की अवस्थिति अमरावती बताई जाती है। प्रश्न संख्या 28 कहता है कि निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? इन सभी राजवंशों में सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, ये सभी तो काफी बाद में हुए। अगर हम बात करें सातवाहन की, तो सातवाहन वंश इनमें सबसे प्राचीन वंश है।
प्रश्न संख्या 29, सातवाहन वंश जिसकी स्थापना किसने की थी? सिमुक ने की थी। सिमुक इसका संस्थापक था। प्रश्न संख्या 29 कहता है कि राजा खारबेल का संबंध किससे है? राजा खारबेल किससे संबंधित है इन अभिलेखों में? तो खारबेल का हाथी गुम्फा अभिलेख काफी प्रसिद्ध है, आपने बार बार इसका वर्णन सुना होगा कि खारबेल का हाथी गुम्फा अभिलेख ये उदयागिरी की जो पहाड़ियां थी वहां से मिला था और ये किससे संबंधित है? राजा खारबेल से संबंधित है। कह रहे हैं प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि कलिंग नरेश खारबेल किस वंश के राजा थे? कलिंग नरेश खारबेल किस वंश के राजा थे? तो ये चेदी वंश के राजा थे। किस वंश के? चेदी वंशीय राजा खारबेल थे। और कलिंग की बात करें तो ये वर्तमान उड़ीसा का क्षेत्र है। कलिंग वर्तमान उड़ीसा का क्षेत्र है जिस पर विजय किसने की थी? अशोक ने जिस पर विजय प्राप्त की थी। तो ये था आज का हमारा सेशन। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और कमेंट करिए अगर कोई डाउट हो। थैंक यू सो मच।